We'll start from where we left in the last class, because we are at the end of this chapter, at the end of this electrostatics 1. So what I'll do is, rather than giving you assignment separately, I'll give you the booklet only so that you can solve the booklet, है ना? Booklet में एक ये सवाल है, 2 point charges Q each are placed at coordinates -a0 and +a0. A third charge Q0 is placed at 0, y. Find the force on the charge Q0. Plot the force as a function of y. Okay? ये तो असाइनमेंट है तुम लोगों के लिए, तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना सवाल को। मैं बुकलेट दूंगा तो सॉल्व एग्जांपल है तो तुम्हारे को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज हियर इज, जब तुम्हें फोर्स निकालोगे ना y का फंक्शन, तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आएगा। एंड यू सी दैट एट y is equal to a by root 2 and y is equal to minus a by root 2, the force is maximum. सेंटर पे तो फोर्स 0 होगा, जैसे जैसे चार्ज Q0 y एक्सिस पे मूव होता जाएगा एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस a by root 2 ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और दूर जाएगा तो ये फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर चार्ज Q0 ओरिजिन से y नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो माइनस a by root 2 पे पहुंचेगा तो उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और दूर जाएगा तो वापस से फोर्स 0 हो जाएगा। So that means at y is equal to plus minus a by root 2, the electric field intensity because of these two charges Q placed at plus a and minus a will be maximum. Okay. सबसे पहले तो तुम्हारे को रिजल्ट डिराइव करना है, इसको अच्छे से डाइजेस्ट करना है, और उसके बाद इस रिजल्ट को याद रखना है, a by root 2 and minus a by root 2. फरदीन, देवांश और विदित, तुम्हारे को ये रिजल्ट याद है क्या? यस सर, याद है। याद है अपन ने इसके बेसिस पे एक अच्छा सवाल भी किया था। हाँ। तो मेरे को सवाल याद नहीं सर। सवाल याद नहीं है? एक बहुत अच्छा सवाल करवाया था मैं तुम लोगों को इसके बेसिस पे, इक्विलिब्रियम वाला। देवांश, तेरे को याद है? हाँ सर। नहीं याद है? हाँ सर, तो याद है। ओके, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि तुम्हारे को हर सवाल याद होना चाहिए जब मैं क्लास में करवाता हूँ तो। एंड आई एम्फेसाइज कि ये सवाल बहुत अच्छा है, अपने आप में बहुत यूनिक है। ओके, 11th क्लास के बच्चों, तुम लोग अच्छे से याद रखो, तुम्हारे को ये सवाल और इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि इस सवाल के एप्लीकेशन में करवाऊंगा तुम्हारे को, एंड बिना इस सवाल के रिजल्ट को याद रखे जो एडवांस क्वेश्चंस में करवाऊंगा वो लोग तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में किसी भी हालत में। ओके, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड रिमेंबर द रिजल्ट। ओके, ये तो हम लोग कर चुके थे ना, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डू यू पीपल वांट मी टू रिवाइज दिस, या मैं आगे चला जाऊं? आता है सबको ये? लास्ट क्लास में हम इसको डिटेल में कर चुके हैं वैसे तो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एनीवे, अगर किसी को नहीं आता हो तो मैं बाद में क्लास में वापस से रिवाइज करूंगा, उसमें समझ सकते हो तुम लोग, बट दैट कॉन्सेप्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने पूरा dy by df by dx एंड du by dx एंड d2u by dx2 तीनों पॉइंट कवर किए थे, बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया था हम लोगों ने क्लास में। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड इन जनरल इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और मैथमेटिक्स में दो तरह के फील्ड होते हैं, वेक्टर फील्ड होते हैं और स्केलर फील्ड होते हैं। सो ये जो पढ़ते हैं यहाँ पे, इट्स बेसिकली अ वेक्टर फील्ड। सो व्हेन वी से कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है, एंड यू मेजर दैट फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट जहाँ पे चार्ज Q2 रखा हुआ है, अगर वहां से चार्ज Q2 हटा दे
then what is remaining there? Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है. सो देयर हैज टू बी सम अफेक्ट ऑफ Q1 जिसकी वजह से अगर Q2 को किसी पॉइंट पे रखते हैं तो Q2 फोर्स एक्सपीरियंस करता है. एंड दैट समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट देयर बिकॉज ऑफ Q1 इज नोन एज द फील्ड. उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. तो how we define electric field at a point in a region is equal to the force experienced by a unit positive point charge placed at that point. Okay, so our definition will be, it's a unit positive point charge. If placed at that point, whatever force it experiences is known as field. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया है, कुछ ऐसा फील्ड, ये फील्ड बना है इसके चारों तरफ, कैसा बना है वो बाद में देखेंगे. अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख लूँ, यूनिट, अगर ये यूनिट चार्ज है, सपोज यहाँ पे रख लिया, तो इस यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, जो इसका डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है, दैट force numerically and in the direction will define the electric field at this point. So you see कि जितना उस चार्ज के पास लाएंगे उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उस पे फोर्स बढ़ता जाएगा, और जितना अपन दूर लेते जाएंगे वो फोर्स कम होता जाएगा. So if this yellow dot is my unit positive charge, then the force on this unit positive charge is giving me the magnitude of the electric field and the direction of the electric field. So you can simply say that E at a distance r is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square r cap. R cap is required to give us the direction. Otherwise magnitude में simply 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. Okay. The SI unit of electric field is Newton per Coulomb. I am really like concerned कि अगर तुम्हारे को ये भी नहीं मालूम होता है कि किस जब अपन फॉर्मूला डिराइव करते हैं कोई भी, तो जो अपने वेरिएबल्स होते हैं फॉर्मूले में वो हमेशा SI यूनिट में होते हैं. We never work in gram and millimeter or centimeter or density in gram per milliliter or something like that. अगर density किसी फॉर्मूले में आ रही है, then the density has to be kilogram per meter cube. अगर मोलार मास है किसी फॉर्मूले में, then मोलार मास, अगर ऑक्सीजन का है मोलार मास मोलिक्यूल का, it will be 32 to 10 minus 3 किलोग्राम, not 32 ग्राम. किसी भी फॉर्मूले में कभी भी हम नॉन SI यूनिट्स में वेरिएबल पुट करते ही नहीं है. वो बात अलग है जब रेशियो होता है तो हम लोग उसको कैंसिल आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या टेम्परेचर डिफरेंस है तो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज कर लो तो रिजल्ट अफेक्ट नहीं होता है. बट इंडिविजुअल वैल्यू इज ऑलवेज इन द SI यूनिट, नॉट इन एनी अदर यूनिट. और ये बात जितना जल्दी तुम लोग सीख जाओगे या याद कर लोगे, नहीं तो एग्जाम में तुम लोग गलत करोगे. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is the same as the force experienced by a positive charge. थोड़ा सा मैं रीडिंग लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो तुम लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे मेरे ख्याल से. बट रिमेंबर दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा ही नहीं कि खाली मैंने लिख लिया. इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज. आई डोंट नो इस लाइन को कितना अच्छे से याद रखते हो तुम लोग. एंड इट्स डायमेंशन इज, ओके, ये डायमेंशन याद करना तो जरूरी नहीं है, बट तुम्हारे को निकालने आना चाहिए डायमेंशन. The electric field E due to Q, though defined proportionally, operation in terms of the test charge Q naught is independent of Q naught. हम क्या बोलते हैं कि हमारे को जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना, तो हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q naught. टेस्ट चार्ज Q naught लेने का मतलब है that टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. टेस्ट चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना. टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. Then we find out what is the force which the test charge Q naught experiences.
और उस फोर्स से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. बट वॉट एवर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यू यूज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्यू नॉट. तो फाइनली अपन एफ को क्यू नॉट से डिवाइड कर लेंगे, तब जाके ई आएगा. सो एफ इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू नॉट, और जब उसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे देन ई विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट. ओके, दिस सीम्स लिटिल बिट ट्रिवियल, क्योंकि लास्ट स्लाइड में जब अपन ने ई डिफाइन किया था तो यहाँ पे क्यू नॉट था ही नहीं. बट दिस इज ओनली द फॉर्मूला. जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्यू नॉट हमेशा रहेगा. सो ऑल these statements are basically coming from the experimental physics, not from the theoretical physics. The test charge q naught should be small, otherwise it will affect the charge distribution, causing the electric field and hence modify the quantity which is to be measured. स्टूडेंट लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि चार्ज डिस्टर्ब क्या होगा, हम चार्ज को पकड़ के रखेंगे तो चार्ज को हिलने नहीं देंगे, तो टेस्ट क्यू नॉट कहीं पे भी रखो वो डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए. बट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेस इज अननोन टू अस. यू डोंट नो अभी अपने सराउंडिंग में कितना चार्ज है. ओके, देयर आर मैग्नेटिक फील्ड्स एंड अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स बिकॉज ऑफ द not because of the charge we have in our hand, okay, because of the ions present in the air or whatever. So if you want to find out the electric field at this point, at any point, अगर यहाँ पे तुमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाके रखा, what will happen कि इसके बगल में जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो सब रिपेल हो जाएंगे और जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे वो सब अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे. सो बेसिकली जो भी चार्ज उस समय एनवायरमेंट में प्रेजेंट है वो अपने आप को रीअरेंज कर देगा. एंड द फोर्स व्हिच क्यू नॉट will experience will be modified force. क्यू नॉट को हटाने के बाद चार्ज वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे. ओके, सो इतना क्यू नॉट को जितना छोटा रखोगे वो सराउंडिंग के चार्ज को उतना कम डिस्टर्ब करेगा, एंड यू विल एबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ ई परफेक्टली एज क्लोज एज पॉसिबल, जितना कि वो एक्चुअली है, ना कि वो मॉडिफाई होने के बाद है. इज दिस क्लियर? इसमें किसी को डाउट नहीं है? Yes, sir. Okay. Now, very important points of electric field. इनको बहुत अच्छे से याद रखो. For a positive charge, the electric field will be directed radially outward, and for the negative charge, the electric field will point radially inward. Okay. Can someone tell me why for the positive charge the electric will be radially outward and why for the negative charge the electric will be radially inward? क्यों होगा ऐसा? तो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो अवे जाएगा, रेडियली अवे जाएगा चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज के फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उससे फोर्स अपॉन क्यू तो ई की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है. जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, आई सेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो रिपेल होगा, तो इट विल डायरेक्टेड रेडियली अवे. ओके, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, सो दैट मींस इट विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज होता है और रेडियली इनवर्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ही ऐसे किया था कि व्हाट इज द फोर्स विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस. इसीलिए अपन टेस्ट चार्ज लेते हैं या यूनिट चार्ज लेते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हमारी डेफिनेशन का पार्ट है. ओके, इट ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो वो तो ठीक है, बहुत सिंपल है, बट थ्योरी में तो बहुत सिंपल है, बट यू हैव टू रिवाइज योर वेक्टर्स वेरी केयरफुली. खास करके जो पॉलीगन वाले कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए थे ना, क्लोज पॉलीगन जब बनता है तो उसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है, और अगर 2-3 वेक्टर के एडिशन करने हैं तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं,
एटलीस्ट 2 और 3 वेक्टर का एडिशन तुम्हारे को बहुत अच्छे से आना चाहिए और क्लोज पॉलीगन के रिजल्ट तुम्हारे को याद होने चाहिए। नहीं तो आगे प्रॉब्लम आएगी सवाल करने में। द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट R and I can say that the electric field E has a spherical symmetry। अगर पॉइंट चार्ज लिया है तो on any sphere of radius R the magnitude of the electric field E will be constant 1/4 pi epsilon Q upon R square, but at each and every point the electric field will be क्या बोलते हैं, the direction will be radially outward of the sphere। तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग होगा, मैग्नीट्यूड सब पॉइंट पे सेम रहेगा, एंड वी यूज दिस टर्म spherical symmetry for the electric field, okay, for the point charge। एंड जैसा कि न्यूटन लॉ में भी अपन ने पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ भी इट्स ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज। रिमेंबर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना के क्यू अपन आर स्क्वायर, सॉरी या फोर्स निकालते हैं के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, दिस इज वैलिड ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ये रिजल्ट वैलिड नहीं होता है। हम उसको फिर क्या करेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज में डिवाइड करके फिर पॉइंट चार्ज का रिजल्ट निकाल के उसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट को निकालेंगे। एंड राहुल सर के जाने से पहले मैंने तुम लोगों को 10 लेक्चर्स जो दिए थे राहुल सर के इंटीग्रेशन के, है ना, सब लोग उन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि इस क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इंटीग्रेशन में एंटर हो जाऊंगा। एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस इंटीग्रेशन वेरी हैवीली। आई एक्सपेक्ट कि सबको इंटीग्रेशन आना चाहिए इस क्लास में। स्पेसिफिकली मैंने वो लेक्चर्स बायो के बच्चों को भी सुनने को बोला था, सो आई एम अगेन रिपीटिंग इट। जिशान, मिसबा एंड मुस्तफा एंड रेस्ट ऑफ ऑल द क्लास, मैंने 3 जनों को खाली स्पेशली बोला क्योंकि बायो के बच्चे हैं तो उन्होंने लाइटली लिया होगा। सारे के सारे राहुल सर के वीडियो को वापस से रिवाइज कर दो, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके we'll continue the electric field lines। ओके अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, नाउ वी आर मूविंग टू फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमारे को पेपर पे रिप्रेजेंट करना होगा, जब हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। सो व्हाट आर द फील्ड लाइंस? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी डायरेक्टेड कर्व्स such that the tangent at a point on the curve gives the direction of a force on the positive charge and it also gives the direction of the electric field। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड है, बट जब अपने पास क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस होंगे तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अलग होगा। सो इफ यू ड्रॉ एन इमेजिनरी कर्व that at each and every point on the curve, the tangent to the curve will represent the direction of the electric field, and that direction of the tangent will also be the direction which a positive charge will experience, direction of the force which a positive charge will experience। Is this clear? Electric field lines start from positive charge and terminate either at infinity or negative charge, or it starts from infinity and terminate at negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होगी? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी एंड इट विल टर्मिनेट एट इंफिनिटी अगर खाली पॉजिटिव चार्ज है तो, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आइदर इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, और इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज।
ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो है कोई भी चार्ज और नहीं है बगल में, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी। अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, then the electric field is starting from infinity and terminating at the negative charge. Okay? और अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate at the negative charge. Even though these lines which are seeing which are going here, it will actually somewhere take a big turn and again terminate at the negative charge. And ये जो लाइन तुम देख रहे हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, जो कि माइनस इनफिनिटी तरफ जाएगी। और अगर मैं इसको देखूं, ये लाइन जो आ रही है वो सीधी प्लस इनफिनिटी से आ रही है। तो लूजली स्पीकिंग तुम ये बोल सकते हो कि ये लाइन जो है ना, ये प्लस इनफिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो रही है, और ये लाइन सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज वाली लाइन जो है ना, पॉजिटिव चार्ज वाली लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये माइनस इनफिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो रही है। और ये जो लाइन है ना, जो माइनस, ये स्ट्रेट लाइन, ये प्लस इनफिनिटी से ओरिजिनेट होके आ रही है। ओके, ओनली दीज टू लाइंस, रेस्ट ऑफ ऑल द लाइंस कहीं से भी जाए वो पूरा घूम के वापस नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट होगी। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, खाली एक लाइन जो मैंने रेडियली आउटवर्ड बनाई है फ्रॉम द सेंटर, जो कि यहाँ पे माइनस इनफिनिटी तरफ जा रही है, और ये लाइन जो प्लस इनफिनिटी से आ रही है। तो मैंने रे ऑप्टिक्स में भी ये बात बोली थी कि नंबर लाइन इज नॉट स्ट्रेट लाइन, है ना। जब इमेजेस बना रहे थे अपन, तो वहां पे भी जो अपनी इमेज का जो जंप था प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी की तरफ, या माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, आई सेड दैट द माइनस इनफिनिटी एंड प्लस इनफिनिटी एक्चुअली कोइंसाइड्स। तब उस सेंस में तुम ये बोल सकते हो कि हाँ, ये लाइन भी जो है ना पॉजिटिव चार्ज से चली है, वो माइनस इनफिनिटी जाके प्लस इनफिनिटी पे जाके वापस से माइनस नेगेटिव चार्ज पे जाके ही टर्मिनेट हुई है। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जो मैं बोल रहा हूँ सब चीजें कनेक्ट करते हो जो मैंने पहले पढ़ा है उससे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? सो दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों रखे हैं, तो सारी लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो सारी लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो सारी लाइंस नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होकर, सॉरी इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी। So field lines represent electric field E pictorially both in terms of magnitude and direction. This is something important कि जब हम field lines बनाते हैं, they represents at each and every point जब field line बनाओगे, it will represent direction of the electric field as well as it will also represent the magnitude of the electric field. मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर किसी ने देखे? सबने देखे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, या कोई है जिसने मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा इलेक्ट्रिक फील्ड पे? ओके, जिन्होंने नया ज्वाइन किया उन्होंने नहीं देखे हैं, बाकी सबने देखे हुए। तो वहां पे मैंने क्या बोलते हैं, उसमें बहुत एम्फेसाइज किया था कि हाउ द फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। ओके, आई विल सी इफ आई कैन कवर दैट पार्ट हियर इन दिस क्लास, क्योंकि मेरे को उसके लिए वाइट बोर्ड चाहिए। The length of the field line decreases as you move away from the charge because magnitude of the electric field decreases. When we draw the field lines at different points, the field lines becomes one continuous line. Okay, I think this point needs to be discussed.
in detail. And the field strength is denote the number of lines per unit cross section area perpendicular to the lines. In other words, the magnitude of field is represent the density of the field lines. मैंने दो बातें बोल दी यहाँ पे. लास्ट लाइन कवर कर लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे. It reflects the relative strength. Okay, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. It reflects the relative strength and the magnitude of the field is represented by the density of the field lines. Okay. इन सब बातों को थोड़ा सा मैं अलग से कवर कर लेता हूँ. What do I mean to say is, अगर सपोज को ले पॉजिटिव चार्ज है, ओके, अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ तो ये लाइन बहुत लंबी बनेगी क्योंकि यहाँ पे फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर इस पॉइंट पे बनाऊंगा तो लाइन छोटी बनेगी, लेट से इतनी बनाता हूँ, और फिर इस पॉइंट पे बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोटी हो जाएगी, और फिर इस पॉइंट पे बनाऊंगा तो बहुत छोटी हो जाएगी. सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, एंड द लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है क्योंकि लाइन बहुत लंबी बनाई है. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ छोटी हो गई, इधर और छोटी हो गई. सो थोड़ा सा ज्यादा जगह बनाने की. ओके, अब मैंने क्या किया है, इस पॉइंट पे लाइन बनाई, इस पॉइंट पे लाइन बनाई, इस पॉइंट पे लाइन बनाई, इधर बनाई, इधर बनाई. सो नाउ यू कैन सी द डिस्क्रीट लाइंस. द डिस्क्रीट लाइंस आर टेलिंग यू द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. बट सपोज करो मैं एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर दूं और ये वाली लाइन यहाँ पे बना दूं, एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर लूं और एक लाइन यहाँ बना दूं, एक पॉइंट यहाँ चूज करके ये लाइन बना दूं. नाउ इफ यू सी, ये पूरी लाइन कंटिन्यूअस हो गई. When I was drawing the line at the discrete point, तो अपने को क्या था कि मैग्नीट्यूड भी मिल रहा था और डायरेक्शन भी मिल रहा था. लेकिन जैसे ही अपन ने सब पॉइंट्स पे लाइनें बनाना शुरू कर दिया, अब ये लाइनें कंटिन्यूअस हो गई. अब ये लाइन कंटिन्यूअस हो गई. नाउ एक्चुअली यू हैव लॉस्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम था. ओके, जब तक तुमने अलग अलग पॉइंट्स पे लाइन बनाई थी तो लाइन की लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता रही थी. लेकिन जैसे ही तुमने बहुत सारे पॉइंट्स पे लाइन बनानी शुरू कर दी, फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस हो गई. सो नाउ द फील्ड लाइन ओनली हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ द डायरेक्शन. यू हैव लॉस्ट द लेंथ ऑफ द फील्ड लाइन. समझ में आ रही है बात? किसी को समझ में नहीं आया कि सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? ओके, तो नाउ एक्चुअली द इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट. जब अपन ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, अगर मैंने 4 लाइन कंटिन्यूसली बना दी, तो इफ आई ड्रॉ a sphere here and if I draw the sphere here, you actually see that the number of field lines crossing per unit area on this sphere is more, and on the outer sphere if you see the number of field lines crossing per unit area is less. क्योंकि field lines तो 4 ही है, लेकिन यहाँ का एरिया कम है और इधर का एरिया ज्यादा है. अगर और बड़ा स्फीयर बनाओगे तो number of field lines crossing is 4 only, but the area is increasing. So what happens is now if you want to get the idea of field कहाँ पे stronger कहाँ पे weak है, rather than looking at the length of the field lines, what we are looking at it, we are looking at the density of the field line.
कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया how many field lines are perpendicular to that area, that is the density of the field line. Okay, now what does this mean? It doesn't give us the absolute idea, it only gives us the relative strength. इसका मतलब ये हो गया तुम सिर्फ एक चार्ज की वजह से ही अलग अलग पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या है उसका रेशियो निकाल सकते हो. You cannot find out the value of the electric field, but you can only find out the relative strength. And you cannot compare this for two different charges until you have some क्या बोलते हैं कन्वर्टिंग रेशियो डिफाइन किए हम इतनी इस स्ट्रेंथ के लिए इतनी फील्ड लाइंस बनाएंगे. अगर तुम रैंडम बना रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने 4 लाइन बनाई थी, कोई 8 लाइन भी बना सकता है, कोई 10 लाइन भी बना सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए. सो बेसिकली this is what I'm saying is relative strength. The 10 field lines per unit area A1 per crossing area A1, and the same 10 field lines crossing area A2, and the same 10 field lines crossing area A3, then 10 upon A1, 10 upon A2 and 10 upon A3. So it's actually inversely proportional to R square, and that is where we get the same result from the Coulomb's law. कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पे निकाला था ना, वो भी यही था 1/4 epsilon Q upon R square. Is this clear to everyone? के वापस एक्सप्लेन करूं इसको, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. मुस्तफा समझ में आ गया? यशा? Yes, sir. Is this clear? The length of the field line doesn't matter. It's the number of field lines per unit area which matters, and that also for one single charge we can compare at two different points what is the strength of the electric field by just comparing the number of field lines crossing the unit area. We cannot compare for two different charges. ये भी point clear है अच्छे से? यशा clear है? Yes, sir. खुश? Yes, sir. Okay. I think इसको क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो. In a charge-free region, the electric field lines can be taken to be a continuous curve without any breaks. ध्यान रख लेना, अगर रीजन में चार्ज लाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो वहां पे टर्मिनेट हो जाएगी या वहां से ओरिजिनेट होगी, तो तुम्हारे को कंटिन्यूस कर्व नहीं मिलेगा. कंटिन्यूस कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तभी मिलेगा जब तुम्हारा सोर्स जो है, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो इनफाइनाइट लाइन सोर्स हो या प्लेन हो, व्हाटएवर, इट इज लाइंग एट द इंफिनिटी, तभी जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कर्व्ड स्मूथ बनेगा. ओके, अदरवाइज वहां पे ब्रेक आ जाएंगे अगर बीच बीच में चार्ज आ जाएगा तो. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, बट कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं ना उसमें क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है. एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस, सो इट कैन नेवर फॉर्म द क्लोज लूप. इस बात को अच्छे से याद रख लो. वर्किंग पावर के चैप्टर में इसको कर चुके हैं, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2-4 सवालों में हम इसको करेंगे. बाद में जाके जब मैग्नेटिज्म करते हैं ना तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सॉरी, मैग्नेटिज्म नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उधर उधर जो फील्ड लाइंस बनती है वो क्लोज लूप भी बनाती है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. एंड दीज 2 पॉइंट जो लास्ट के पॉइंट है ना, ये तो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में सवालों में काम में आ सकते हैं. दे आर ऑलवेज perpendicular to the metal surface and the charge surface, and they do not exist inside a conductor. In fact, इन दोनों पॉइंट पे तो मेरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो इन पॉइंट पे काफी डिटेल में वर्कआउट करते हैं हम. बट जो सवाल आते हैं ना फील्ड लाइंस का शेप बनाने का, वो खाली यहीं तक ही काफी है हमारे लिए कि कोई भी सरफेस दे रखा है, मेटल सरफेस या चार्ज सरफेस, उस सरफेस पे तुम्हारे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर बनानी है. ठीक है,
और अगर वो सरफेस जो जिस पे तुम फील्ड लाइंस बना रहे हो अगर वो मेटल का है तो फिर यानी कि कंडक्टर है तो मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर तुम कभी फील्ड लाइन नहीं बनाओगे। और अगर मेटल नहीं है या कंडक्टर नहीं है यानी कि नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। ओके, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए कवर कर दिए क्योंकि जो शीट में मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के सवाल दिए हैं जो कि आईआईटी में आ चुके हैं तो वहां पे तुम्हारे को ये 2 पॉइंट्स काम में आएंगे। दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप बिकॉज दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज लूप में वर्क डन क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है। एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज जहाँ पे भी मिलेंगे वहां पे उसका वेक्टर एडिशन हो जाएगा और रिजल्टेंट फील्ड बन जाएगा। ओके, सो आई विल ओवर द क्लास हियर ओनली। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैं तुम लोगों को अपनी बुकलेट भेज दूंगा बिकॉज बहुत छोटा सा पार्ट बचा है इस बुकलेट का, ओनली फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूअस चार्ज। वो हम लोग बाद में हम लोग नेक्स्ट 2 क्लास में कवर कर लेंगे। बुकलेट रहेगी तो तुम लोग उसको आराम से